तो मेरे भाई अंकोज ने हमेशा से इस पूरे सीरीज में हाइप क्रिएट किया है। जब कोई भी हम लोग किसी भी अंकों को देखते हैं कुछ ना कुछ तो क्रेजी चीज होता ही है इस पूरी सीरीज में। ये अंकोस टिपिकली चार पायरेट्स है, चार प्रोमिनेंट पायरेट्स है जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं पूरे ब्लू सीज के ऊपर। और एक तरीके से जब हम लोग प्री टाइम स्किप में थे तब हमको दिखाई दे रहा था थ्री ग्रेट पावर्स में तीन लोग कौन थे। ये तीन पावर्स थे वर्ल्ड गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री कमांड करता है, जो दूसरा पावर था वो था शिशिबुकाई का जो हम लोग बोलते हैं सेवन वॉर लॉर्ड्स का सिस्टम, और तीसरे में था यंकोस जो बहुत ज़्यादा टेरिटरी संभालते हैं, कई सारे आइलैंड्स या कई सारे कंट्रीज उनके बैनर के अंडर आता था। यंकोस कई सारे आइलैंड्स को प्रोटेक्शन देते थे अपने फायदे के लिए। तो डेफिनेटली यंकोस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट्स थे न्यू वर्ल्ड में। टिपिकली उन लोग न्यू वर्ल्ड में रिजाइड करते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि यंको का टाइटल कब एग्जैक्टली सॉलिडिफाई हुआ था, पर जब हमको इनिशियली इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जब हम लोगों ने पहली बार देखा था ये यंको का कॉन्सेप्ट, तब हमको जो चार यंकोस दिखाई दे रहे थे वो थे व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, कायदो और शैंक्स। ये चार लोगों को हम लोगों ने देखा था एज ए यंको इनिशियली इस पूरी सीरीज में। अब अगर हम बात करें कि इनसे पहले ये चारों से पहले कौन यंको था, तो हमको बहुत पहले जाना पड़ेगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा टाइम में, क्योंकि जब रॉजर का एरा चल रहा था तब उस टाइम पे सबसे जो खतरनाक पायरेट था वो था रॉक्स डी ज़बैक। अभी हमको पता चला है रिसेंट के चैप्टर में कि रॉक्स डी ज़बैक का बेटा है जिसका नाम है ब्लैक बियर्ड, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पर जब वो एरा चल रहा था तब ज़बैक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कमांड कर रहा था पूरे सीज पे, वो बहुत ज्यादा टेरराइज कर रहा था पूरे सीज को। तो आगे चलते हुए हम देखते हैं कि रॉक्स डी ज़बैक का इन्वॉल्वमेंट होता है गॉड वैली आइलैंड पे, और गॉड वैली आइलैंड पे इसी टाइम पे रॉजर और गाब भी आए थे। तो इवेंचुअली हमको वो इंसेन मोमेंट दिखाई देता है रॉक्स डी ज़बैक वर्सेस मंकी डी गाब और गोल्ड डी रॉजर के बीच में क्लैश होता है। यहाँ पर अपेरेंटली हमको पता चला था कि किस तरीके से रॉक्स डी ज़बैक हार जाता है इस पूरे इंसिडेंट में। ये इंसिडेंट होने के बाद जो पूरा गॉड वैली आइलैंड था वो पूरा गायब भी हो जाता है विदाउट अ ट्रेस। तो ये बहुत एक बड़ा मोमेंट था पूरी दुनिया में जब रॉक्स पायरेट हार जाते हैं या एक तरीके से डिसबैंड हो जाते हैं या बिखर जाते हैं गॉड वैली इंसिडेंट के बाद। तो हम देखते हैं कि आगे चलते हुए रॉक्स पायरेट्स में से कई सारे पायरेट्स बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग होते हुए हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कायदो हमको दिखाई देता है, बिग मॉम हमको दिखाई देती है, व्हाइट बेड हमको दिखाई देता है, गोल्डन लायन शीकी भी हमको दिखाई देता है। तो ये चार बंदे बहुत ज्यादा खतरनाक प्रोमिनेंस में आते हैं पूरे वन पीस की दुनिया में, और उन लोग बहुत ही एक मैसिव सिग्निफिकेंट मैं बोलूंगा एक तरीके से इन्फ्लुएंस कवर कर रहे थे पूरे दुनिया के ऊपर। ये एरा में एक्चुअल में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी था क्योंकि व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, कायदो, गोल्डन लायन शिकी, गोल्डी रॉजर, ये सब सारे लोग बहुत ही क्रेजी पायरेट्स थे। मेरे दिमाग में मैं एक तरीके से यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मे भी इस टाइम पे यंको के कैंडिडेट्स में भी हो सकते हैं गोल्डी रॉजर, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, बिग मॉम और गोल्डन लायन शिकी। ये चार मेरे हिसाब से मे भी इस टाइम पे यंको कहलाते होंगे, मुझको पता नहीं है। पर हमने देखा था शिकी वर्सेस हमको गोल्डी रॉजर के बीच में फाइट दिखाई दे रहा था। मेरा भाई शिकी पूरा अपना पायरेट फ्लीट लेके आया था। उस टाइम पे पायरेट फ्लीट के मामले में शिकी के पास सबसे बड़ा पायरेट फ्लीट था, वो सबसे बड़ा पायरेट फ्लीट कमांड करता था। तो वो अपना पूरा माइट, पूरा पायरेट फ्लीट लेके आता है गोल्डी रॉजर को एम्बुश करने के लिए। हम देख रहे थे उसके फ्लीट पूरा आगे था, रॉजर पायरेट के आगे था, और हम देख रहे थे कि ओरा जैक्सन जो हमारे भाई रॉजर पायरेट्स का शिप है वो बेसिकली सेल कर रहा था एक तरफ, वो उनकी तरफ जा रहा था, उनके पूरे फ्लीट की तरफ जा रहा था। और हमको पता है कि रॉजर कितना दिलेर काइंड ऑफ अ बंदा है, वो बहुत ज्यादा गट्सी काइंड ऑफ बंदा है, और वो पीछे नहीं हटता है, वो बेसिकली हेड ऑन जाता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये पूरे वॉर में जिसको हम लोग एड वॉर भी बोलते हैं, द बैटल ऑफ एड वॉर भी बोलते हैं, जहां पर गोल्डन लायन शिकी वर्सेस गोल्डी रॉजर के बीच में क्लैश हुआ था। ये क्लैश में एक सडन स्टॉर्म की वजह से, कहां से ये तूफान आया किसी को पता नहीं है, पर एक तूफान आता है, मैसिव तूफान आता है, जिसकी वजह से गोल्डन लायन शिकी का जो फ्लीट था वो आधा से ज्यादा फ्लीट बह जाता है, और ये बेसिकली एक बड़ा एडवांटेज देता है रॉजर को। और हम इवेंचुअली देखते हैं कि रॉजर हरा देता है शिकी को। शिकी एक हैवी डैमेज सस्टेन करता है अपने हेड के ऊपर, वो हेड इंजरी सस्टेन करता है। और हम देखते हैं कि आगे चलते हुए ये वॉर के बाद, ये फाइट के बाद, ये झड़प के बाद इवेंचुअली गोल्डी रॉजर आगे चल के पायरेट किंग बनता है, वो सब सारी चीजें होता है। पर ये इवेंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था पूरे दुनिया में। यहाँ पर शिकी ने एम्बुश किया था गोल्डी रॉजर को, क्योंकि गोल्डी रॉजर ने एक पोनीक्लिप के जरिए से उसको पता चल गया था एक एंशिएंट वेपन के बारे में। तो शिकी चाहता था कि गोल्डी रॉजर उसके साथ कोलैबोरेट करे, गोल्डी रॉजर उसके साथ कोलैबोरेट करके बेसिकली उन लोग साथ में इस पूरे दुनिया को कैप्चर कर पाए। और ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा भाई गोल्डी रॉजर रिफ्यूज करता है शिकी के प्रपोजल को, और इस वजह से इवेंचुअली एक झड़प हो जाता है। मुझे अभी तक पता नहीं है, या मैं अभी तक कभी कभी सोचता हूँ कि ये कौन सा एंशिएंट वेपन था। क्या यहाँ पर प्लूटोन के बारे में बात चल रहा था, क्या
यहाँ पर किसी दूसरे वेपन के बारे में बात चल रहा था, क्या यहाँ पर यूरेनस के बारे में बात चल रहा था, वो भी एक वेपन है जिसको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बैटल था ओवरऑल। गोल्डी रॉजर पायरेट किंग बनने के बाद हम देख रहे थे कि गोल्डी रॉजर इवेंचुअली अपने आप को सरेंडर करवा देता है मरीन के पास। हालांकि सब सारे लोगों में जो न्यूज बांटा गया था, जो न्यूज बेसिकली पूरी दुनिया में फैलाया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के जरिए से, वो ये था कि गाप ने बेसिकली हराया है गोल्डी रॉजर को। गाप द हीरो ने बेसिकली हराया है गोल्डी रॉजर को। जो हीरो का टाइटल है वो गाप को यहाँ से ही मिला था। तो गोल्डी रॉजर के सरेंडर के बाद ये जब न्यूज फैलता है पूरी दुनिया में कि गाप ने हरा दिया है गोल्डी रॉजर को और गोल्डी रॉजर पकड़ा गया है, ये न्यूज सुन के गोल्डन लैंड शीकी थोड़ा भी अम्यूज नहीं था। शीकी एब्सोल्युटली फ्यूरिएटेड था। शीकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शीकी डायरेक्टली जाके सिंगल हैंडेडली अकेला जाके वो अटैक करता है मरीन फोर्ड के ऊपर। यहाँ पर हमको गोल्डन लैंड शीकी वर्सेस गाप और सेंगोकू के बीच में फाइट दिखाई देता है। ये फाइट इतना खतरनाक था कि हमारा भाई शिंकी आधा से ज्यादा मरीन फोर्ड डिस्ट्रॉय कर देता है इस पूरे फाइट में। प्लस यहाँ पर जब कॉन्वर्सेशन चल रहा था गोल्डन लैंड शीकी और सेंगोकू और गाबे के बीच में, तब वहां पर हम देख रहे थे कि शीकी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में इस वजह से था क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था गोल्डी रॉजर को, और अगर गोल्डी रॉजर उसके साथ काम करता, अगर उन लोग साथ में काम करते तो वो पूरी दुनिया को कैप्चर कर सकते थे। गोल्डन लैंड शीकी रॉजर के एग्जीक्यूशन को लेके और भी ज्यादा गुस्सा इस वजह से था क्योंकि रॉजर का एग्जीक्यूशन लोक टाउन में होने वाला था। लोक टाउन वही टाउन है जहां पर से रॉजर आता है। तो शीकी चाहता था, या शीकी का कहना था कि इतने भयंकर, इतने स्ट्रॉन्ग पायरेट का जो अंत है वो कैसे वीकस्ट सी में हो सकता है, क्योंकि ईस्ट ब्लू को वीकस्ट सी बोला जाता है। यहाँ पर से लूफी भी आता है। तो शीकी उसको भी लेके बहुत ज्यादा गुस्सा में था। पर इवेंचुअली हम देखते हैं कि शीकी को कैप्चर कर लिया जाता है। सेंगोकू और गाप हरा देते हैं शीकी को, गोल्डन लैंड शीकी को। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि शीकी को इंपेल डाउन में कैप्चर कर लिया जाता है। पर हमारा भाई शीकी, गोल्डन लैंड शीकी इतना ग्रेट है कि वो अपना खुद का पैर काट के वो बेसिकली एस्केप करता है इंपेल डाउन से। हमको पता है कि शीकी के पास बहुत ही खतरनाक डेविल फ्रूट भी है जिसके जरिए से बेसिकली लेविटेट कर सकता है। गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन और गोल्डन लैंड शीकी के इंपेल डाउन से एस्केप करके अंडरग्राउंड जाने के बाद हम देख रहे थे कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स या व्हाइट बियर्ड अपना वन बिग ब्यूटीफुल फैमिली एक्सटेंड करे जा रहा था। उसी के जरिए से वो अपना इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बनाते जा रहा था पूरे ग्रैंड लैंड में, न्यू वर्ल्ड में। यही टाइम था जहां पर बिग मॉम लिन लिन यहाँ पर बेसिकली अपना बच्चा पैदा कर करके वो अपना एक तरीके से आर्मी क्रिएट कर रही थी। वो मैरिज प्रपोजल्स के साथ बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी पूरे ग्रैंड लैंड में, कई सारे स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट करके। यहाँ पर यही टाइम था जहाँ पर कायदो को हम देख रहे थे, यंग कायदो को हम देख रहे थे धीरे धीरे से प्रोमिनेंस में आते हुए। यंग कायदो का फाइट होता है, एक बहुत ही क्रूशल और वाइटल फाइट होता है कायदो वर्सेस गेक्को मोरिया के बीच में वानो कुनी कंट्री में। और ये जो फाइट था ये डिफाइडिंग फाइट था। यहाँ पर गेक्को मोरिया को राइवल माना जाता था कायदो के साथ, पर यहाँ पर कायदो इतने खतरनाक तरीके से डेविस्टेट करता है गेक्को मोरिया के क्रू को कि गेक्को मोरिया का क्रू कंप्लीटली बिखर जाता है। और हम देखते हैं कि ये फाइट के बाद एक तरीके से गेक्को मोरिया का डाउनफॉल चालू हो गया था। वो 7 वॉल आउट ऑफ द सीज बनता है पर गेक्को मोरिया का यहाँ से डाउनफॉल चालू हुआ था। मेरे भाई पर ये कायदो का राज था। कायदो के हाथ में जैसे ही वानो कुनी गिरता है वो उसको एक सिग्निफिकेंट एज देता है पूरे ग्रैंड लैंड में और पूरे न्यू वर्ल्ड में। यहाँ से ही वो अंडरग्राउंड पे वेपन सप्लाई करने लगा था। यहाँ से ही वो अंडरग्राउंड में डीलिंग्स करने लगा था और उसका इन्फ्लुएंस, कायदो का इन्फ्लुएंस ओवरऑल बढ़ते ही गया वानो कुनी को कैप्चर करने के बाद। आगे चलते हुए हम लोग शैंक्स का भी राइज देख रहे थे। शैंक्स धीरे धीरे उभर रहा था एज अ मेजर पायरेट पूरे न्यू वर्ल्ड और ग्रैंड लैंड में। अब हालांकि शैंक्स को लेके हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि शैंक्स ने एग्जैक्टली क्या किया था यंको पोजीशन को एक्वायर करने के लिए, पर हाँ मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रहा है एलबेफ में, ऐसा लग रहा है कि शैंक्स का इन्वॉल्वमेंट एलबेफ के साथ या शैंक्स का कनेक्शन एलबेफ के साथ, वो मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से उसको एक तरीके से लेवरेज दिया था कि क्यों वो उभरा एज अ नेक्स्ट यंको। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। पर ये टाइम था जहां पर हम लोग 4 यंको को ऑफिशियली फॉर्म होते हुए देख रहे थे सॉलिडिफाइड तरीके से, जो है व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, कायदो और हमारा भाई शैंक्स। अब आगे चलते हुए स्टोरी में ब्लैक बियर्ड हिस्सा था व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का और हम देख रहे थे कि वो अच्छा खासा जिंदगी बिता रहा था व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में। ब्लैक बियर्ड का हमेशा से ये गोल था, हमेशा से वो चाहता था एक डेविल फ्रूट का एक्वायर करने का जिसका नाम था यामी यामी नो मी, क्योंकि टीच को ऐसा लगता था कि अगर उसके पास ये डेविल फ्रूट उसके हाथ में आता है तो वो डेफिनेटली अपने एम्बिशंस को आगे बढ़ा सकता है। वो जो करना चाहता है बेसिकली वो कर सकता है ये डेविल फ्रूट के जरिए से, क्योंकि ब्लैक बियर्ड को ऐसा लगता था कि ये डेविल फ्रूट उसको एक सिग्निफिकेंट एज देगा। पर हम देखते हैं कि आगे चलते हुए व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में व्हाइट बियर्ड के 4th कमांडर के पास ये डेविल
डेविल फ्रूट आता है। ये जब ब्लैक बियर्ड देखता है कि ये जो डेविल फ्रूट वो यामी यामी नोमी बहुत टाइम से ढूंढते जा रहा था और उसको नहीं मिल रहा था, और यही रीजन था कि क्यों उसने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन किया था। तो डेफिनेटली जब उसका आग के नजर में आता है ये डेविल फ्रूट, तब हमारा भाई ब्लैक बियर्ड की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के वो 4th डिवीजन कमांडर का मर्डर कर देता है और वो भग लेता है। और हम देखते हैं कि ये स्टार्ट था ब्लैक बियर्ड का, ये स्टार्ट था ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का फॉर्मेशन का। ब्लैक बियर्ड या हमारा भाई मार्शल डी टीच एक एक करके वो रिक्रूट करे जा रहा था, कई सारे स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल को अपने पायरेट क्रू का हिस्सा बना रहा था। ये सिचुएशन बहुत जल्दी से एस्केलेट होते हुए हम एस को देखते हैं जाते हुए हंट डाउन करने के लिए ब्लैक बियर्ड को, ताकि वो ब्लैक बियर्ड को कैप्चर करके व्हाइट बियर्ड के पास लेके आ पाए और जस्टिस सर्व कर पाए। ये सब सारी चीजों के दौरान हम लोग शैंक्स को विजिट करते हुए देख रहे थे। व्हाइट बियर्ड को यहाँ पर 2 यंकोस आमने सामने आए थे, 2 यंकोस मिल रहे थे एक दूसरे के साथ। पूरे दुनिया ने इसका नोटिस किया था क्योंकि ये हम लोग 2 यंकोस के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर शैंक्स स्पेसिफिकली आया था व्हाइट बियर्ड के पास क्योंकि वो व्हाइट बियर्ड को वार्न करना चाहता था। शैंक्स व्हाइट बियर्ड को बताना चाहता था कि ब्लैक बियर्ड कितना बड़ा एक थ्रेट है, और वो बोल रहा था कि किस तरीके से ब्लैक बियर्ड ने उसको स्कार दिया था और किस तरीके से ब्लैक बियर्ड बहुत ही एक चीकी कैरेक्टर है, एक अपॉर्चुनिस्ट वाला बंदा है ब्लैक बियर्ड। वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो कांड करेगा ही, ये शैंक्स को पता था। और ये शैंक्स कन्वे करने की कोशिश कर रहा था व्हाइट बियर्ड को, पर वो ठीक तरीके से पूरा कॉन्वर्सेशन जाता नहीं है और हम इवेंचुअली दोनों लोग के बीच में एक क्लैश देखते हैं जहां पर स्काई स्प्लिट हो जाता है। वो बहुत ही एक लेजेंडरी मोमेंट था। ब्लैक बियर्ड वर्सेस पोर्तुगीज दी एस के बीच में जो फाइट था वो बहुत एक आइकॉनिक फाइट था, जहां पर ये दोनों कैरेक्टर्स ऑल आउट जाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। यहाँ पर हमारा भाई ब्लैक बियर्ड अपना यामी यामी नोमी यूज कर रहा था और पोर्तुगीज दी एस अपना डेविल फ्रूट यूज कर रहा था जो है मेरा मेरा नोमी। ये एक तरीके से डार्कनेस और लाइट के बीच में फाइट था और बहुत ही कूल और एपिक फाइट था ये दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। पर इसका कंक्लूजन ये था कि हमारा भाई एस हार जाता है ये पूरे फाइट में। ब्लैक बियर्ड एस को सौंप देता है मरीन्स को। मरीन्स डिक्लेयर करते हैं कि उन लोग एस का पब्लिक एग्जीक्यूशन करेंगे और ये पूरा सिचुएशन एस्केलेट हो के हमको पता है कि पैरामाउंट वॉर में तब्दील होता है, जहां पर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एक फुल अटैक करते हैं, फुल ऑन वॉर डिक्लेयर करते हैं मरीन फोर्ट के ऊपर। हम देख रहे थे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को एंट्री मारते हुए मरीन फोर्ट पे और बहुत ही क्रेजी सिचुएशन एस्केलेट हो रहा था। यहाँ पर पैरामाउंट वॉर का कंक्लूजन यही था कि एस का डेथ हो जाता है, व्हाइट बियर्ड का डेथ हो जाता है, ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड का गुरा गुरा नोमी बेसिकली एक्वायर कर लेता है, क्वैक क्वैक फ्रूट एक्वायर कर लेता है। और इसी टाइम पे हम देख रहे थे जब ब्लैक बियर्ड ने काइंड ऑफ सौंपा था एस को मरीन्स के पास, तब यहाँ पर उसी के जरिए से हमारा भाई ब्लैक बियर्ड एक 7 वॉल लॉर्ड का हिस्सा भी बन गया था। तो वो वॉल लॉर्ड बन गया था इस टाइम पे ब्लैक बियर्ड ये सब सारी चीजें करके। टाइम स्किप के बाद हमको पता चलता है कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में जो कोई भी लोग बचे थे इस टाइम पे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को मार्को लीड कर रहा था। तो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स लेड बाय मार्को, यहाँ पर इनके बीच में बहुत ही एक मेजर क्लैश होता है। ये पूरे वॉर को ये एक तरीके से वॉर ही था क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग अपने फुल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर रहे थे, दोनों लोग अपने फुल बैटल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे थे। तो ये वॉर को बोला जाता है पे बैक वॉर, जहां पर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स ने अटैक किया था ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के ऊपर क्योंकि उन लोग पे बैक कर रहे थे या एक तरीके से उन लोग रिवेंज लेना चाहते थे व्हाइट बियर्ड के डेथ को लेके। पर ये पूरे वॉर में होता क्या है कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स कंप्लीटली डेसिमेट कर देते हैं रेमिनेंट्स ऑफ व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को लेड बाय मार्को। इसकी वजह से इसका कंक्लूजन ये था कि इतनी बुरी तरीके से व्हाइट बियर्ड पायरेट्स हारते हैं कि उन लोग कंप्लीटली बिखर जाते हैं। हम लोग मार्को को देख रहे थे स्फिंक्स आइलैंड पे जाके, बेसिकली जो व्हाइट बियर्ड का बेसिकली होम टाउन एक तरीके से है, तो वो वहां पर हमको एक डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये वॉर बहुत ही एक कॉन्सिक्वेंशियल वॉर था। ये वॉर के बाद ही हमको हमारा भाई ब्लैक बियर्ड एक यंग को बनते हुए दिखाई देता है क्योंकि व्हाइट बियर्ड का डेथ हो गया था तो एक प्लेस वेकेंट था यंको के टाइटल में। तो बेसिकली काइंड ऑफ ब्लैक बियर्ड सक्सेसर बन जाता है व्हाइट बियर्ड का। ये इस वजह से भी हो पाता है क्योंकि पे बैक वॉर में कंप्लीटली एनाइलेट कर देते हैं ब्लैक बियर्ड पायरेट्स रेमिनेंट ऑफ व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को। प्लस यहाँ पर जो कोई भी एग्जिस्टिंग व्हाइट बियर्ड का टेरिटरीज था, जो कोई भी व्हाइट बियर्ड का टेरिटरीज व्हाइट बियर्ड संभालता था, उसको 1 बाय 1 बहुत ही क्विक तरीके से ब्लैक बियर्ड कैप्चर कर लेता है। हमको पता है कि ब्लैक बियर्ड हिस्सा था, टीच हिस्सा था व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का, उसको पता है कि कौन सा टेरिटरीज व्हाइट बियर्ड का है, तो वो इस वजह से बहुत जल्दी से कैप्चर करता है व्हाइट बियर्ड के टेरिटरीज को और उस तरीके से हमारा भाई ब्लैक बियर्ड एक यंग को बन जाता है। उस तरीके से वो प्रोमिनेंस में आता है पूरे न्यू वर्ल्ड में। तो वन पीस की स्टोरी में इस टाइम पे जो 4 यंकोस थे वो थे बिग मॉम, काइदो, शैंक्स और ब्लैक बियर्ड। लूफी का राज यंको स्टेटस के लिए काफी इंप्रेसिव था मेरे हिसाब से। पहले हम लोग देखते हैं उसको टाइम स्किप के बाद फिशमैन आइलैंड में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमको दिखाई दे रहा था, उसके पास हाकी था, उसके पास कॉन्करस हाकी था, पूरा क्रू बहुत ज्यादा हमको अपग्रेडेड दिखाई दे रहा था, सब सारे लोगों ने नए नए एबिलिटीज को डेवलप किया था। पर एक जो वाइटल मोमेंट था वो तब था जब लूफी डिक्लेयर करता है बिग मॉम को, वो बोलता है कि फिशमैन
फिशमैन आइलैंड अब मेरा टेरिटरी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल इस वजह से भी था क्योंकि फिशमैन आइलैंड सबसे पहले तो टेरिटरी था व्हाइट बियर्ड का। बाद में व्हाइट बियर्ड के डेथ के बाद बिग मॉम बेसिकली टेक ओवर करती है और यहाँ पर लूफी डिक्लेयर कर रहा था कि अब ये मेरा टेरिटरी है। तो काइंड ऑफ चैलेंज कर रहा था, ये काइंड ऑफ डिक्लेरेशन था डायरेक्टली यंको के अगेंस्ट लूफी का कि हाँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो ये पूरा सिचुएशन एस्केलेट होते हुए जिस तरीके से हम लोग पंख हैजार्ड में जाते हैं, लूफी अलायंस फॉर्म करता है हमारे भाई लॉ के साथ। लॉ का उसका खुद का एजेंडा था कि वो क्या करना चाहता है। तो ये सब सारी चीजें काइंड ऑफ स्नोबॉल की तरह रोल ओवर करते करते हम देखते हैं कि हम लोग आते हैं ड्रेस रोजा में। ड्रेस रोजा को बहुत ही क्रूअल तरीके से कंट्रोल कर रहा था दो फ्लमिंगो 7 वॉर्लड ऑफ द सीज था। उसका खुद का एम्बिशन था, वो रिलेटेड था कायदो के साथ, उसके डीलिंग्स थे, बिजनेस डीलिंग्स थे कायदो के साथ। तो लूफी वर्सेस दो फ्लमिंगो के बीच में जब फाइट होता है, यहाँ पर हम लोग पहली बार लूफी को अपना गियर 4 यूज करते हुए देख रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट पूरे वन पीस में। लूफी इवेंचुअली जब दो फ्लमिंगो को हराता है तो कायदो उसका नोटिस लेता है क्योंकि कायदो के लिए दो फ्लमिंगो एक जोकर है, उसका वो एक कार्ड का पत्ता है, उसका सप्लायर है, वो एक क्रूशियल एस्पेक्ट है हमारे भाई कायदो के बिजनेस में। तो टाइम स्किप के बाद लूफी एक्चुअली अपने एक्शंस के जरिए से दो यंकोस को प्रवोक कर रहा था। फिशमैन में उसने प्रवोक किया बिग मॉम को और बाद में हम लोग ड्रेसरोजा में देख रहे थे दो फ्लमिंगो हारने के बाद हम लोग वो देख रहे थे एज अ प्रोवोकेशन कायदो के अगेंस्ट। लूफी इवेंचुअली होलकेक आइलैंड में इन्वॉल्व होता है जहां पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स बिग मॉम का पोनीग्लिफ का इम्प्रिंट लेके भग लेते हैं वहां पर से। काताकोरी और लूफी के बीच में जो फाइट था वो बहुत ज्यादा इंसेंट दबा दे, बहुत ज्यादा कूल फाइट था वो। तो ये पूरा जो इंसिडेंट होता है, ये जो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का इन्वॉल्वमेंट था होलकेक आइलैंड में और उन लोग सक्सेसफुली एस्केप करते हैं, ये पूरा चीज पूरे दुनिया में काइंड ऑफ शॉक वेव सेंड करता है। और हम देखते हैं कि बिग न्यूज मॉर्गन्स छापता है लूफी को एज अ 5th एम्परर। ये लूफी का न्यूज लेके सब सारे दुनिया में लोग हमको रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। हमको ब्लैक बियर्ड रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहा था, वो बोल रहा था कि अभी तेरा टाइम नहीं आया है लूफी को। शैंक्स बोल रहा था किस तरीके से अभी लूफी को मिलने का टाइम आ गया है या वो टाइम करीब आ रहा है जब लूफी और शैंक्स मिलेंगे आमने सामने। बिग मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बिग मॉम मतलब सोच रही थी कि मैं कैसे हार गई लूफी के अगेंस्ट, मैंने तो फाइट भी नहीं किया है लूफी के अगेंस्ट 1-on-1, मैं कैसे हार गई। वो बहुत ज्यादा गुस्से में हमको दिखाई दे रही थी। और कायदो को पता था कि नेक्स्ट जो फाइट होने वाला है, या हमको पता था रीडर्स को कि नेक्स्ट जो फाइट होने वाला है वो डेफिनेटली लूफी वर्सेस कायदो के बीच में फाइट होगा। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स जब वानो कुनी कंट्री में एंटर करते हैं तब हम देखते हैं कि कई सारे सिचुएशन एस्केलेट होते हुए इवेंचुअली कायदो और लूफी के बीच में फाइट होता है। इससे पहले मेरे को जो वो आइकॉनिक मोमेंट लगा था जब लूफी बिग मॉम और कायदो के बीच में से चल के जाता है, वो बहुत ज्यादा कूल मोमेंट था क्योंकि बिग मॉम और कायदो दोनों लोग काइंड ऑफ ग्रज रखते हैं लूफी के अगेंस्ट और लूफी ने एक तरीके से दोनों लोगों को प्रवोक किया था। तो इवेंचुअली जब लूफी और कायदो के बीच में फाइट होता है जहां पर कायदो लूफी को मल्टीपल बार नॉकआउट करता है, पर इवेंचुअली जो फाइनल शोडाउन था वहां पर हम देखते हैं कि लूफी अपने गियर 5th में जाता है और इवेंचुअली लास्टली फाइनली वो हरा देता है कायदो को। लूफी कायदो को हराने के बाद लूफी को फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ यंको। ये एक वेल डिजर्व टाइटल है हमारे भाई लूफी के लिए। लूफी ने टाइटल पाने के लिए अगर मैं छोटा सा रिकैप दूं तो वो पहले तो वॉल आउट ऑफ द सी को हराता है जो है डो फ्लेमिंगो। यहाँ पर ड्रेसरोजा में उसका ग्रैंड फ्लीट का फॉर्मेशन होता है। लूफी होलकेक आइलैंड में जाके पोनीग्लिफ्स का प्रिंट चुरा के भागता है जहां पर जिसकी वजह से उसको मॉर्गन्स ने छाप दिया था कि 5th एम्परर है। आगे चलते हुए वानो कुनी में हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली जो हमारा भाई कायदो है जो यंको था उसको हरा के उसका पोजीशन वो एक्वायर करता है। तो ये टाइटल हमारे भाई लूफी ने अर्न किया है बहुत ही राइटफुल तरीके से। तो मेरे भाई वानो कुनी आग के बाद हमको नए एम्परर्स दिखाई देते हैं और ये नए एम्परर्स कौन है? ये नए एम्परर्स है ब्लैक बियर्ड, शैंक्स, मंकी डी लूफी और बगी द क्लाउन। अब बगी का राइज यंको टाइटल के लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ज्यादा फनी भी है क्योंकि हमको पता है कि मरीन फोर्ड आर्क में जब बगी बेसिकली फ्री हो गया था तब हम देख रहे थे या तब सब सारे लोगों को उस पूरे मरीन फोर्ड आर्क में पता चल गया था कि बगी एक्चुअल में रॉजर पायरेट का हिस्सा था। बगी बात कर रहा था शैंक्स के साथ। हमको पता है कि शैंक्स और बगी बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे प्रीवियसली, अभी तक मुझे लगता है कि है उन लोग। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को पैरामाउंट वॉर में ऐसा लगा, उनका पर्सपेक्टिव ऐसा बन गया था कि हाँ बगी रॉजर पायरेट का हिस्सा था, वो शैंक्स को जानता है, कई सारे कनेक्शन है बगी के। तो इस वजह से पहले तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बगी को 7 वॉरलॉर्ड के सिस्टम में इंटीग्रेट किया। तो बगी हमारा बगी द क्लाउन 7 वॉरलॉर्ड के सिस्टम में आ गया, वो बेसिकली वॉरलॉर्ड बन गया इस टाइम पे। अब जब बगी वॉरलॉर्ड था तब उसने एक अपना डिलीवरी सर्विस इस्टेब्लिश किया था या स्टार्ट किया था जिसको वो बगी डिलीवरी सर्विस बोल रहा था। यहाँ पर वो ओमी और काशी के जरिए से और कई सारे लोगों के जरिए से वो मतलब कई सारे कंट्रीज को मिशनरी आर्मीज भेज रहा था, वो कई सारे लोगों को फाइट करने के लिए भेज रहा था। अगर कंट्रीज उसको पे करते हैं, बगी को पे करते हैं तो डेफिनेटली वो कई सारे सोल्जर्स को भेजता था उस कंट्री में। तो उस तरीके से बगी का जो डिलीवरी सर्विस था, ये जो मर्सनरी आर्मी
कुनी का बिजनेस था उसका वो बहुत ज्यादा बूम कर रहा था, इन सेंस की रेपुटेशन वाइज वो बहुत ज्यादा चर्चे में था, पर फिर भी ये एक लॉस मेकिंग एंटिटी था। और बगी ने ये पूरा जो बगी डिलीवरी सर्विस है उसको बेसिकली स्टेब्लिश करने के लिए फंड्स इकट्ठा किया था सर क्रोकोडाइल के जरिए से। अब 7 वॉलेट के सिस्टम को जब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एब्रोगेट कर दिया था, खत्म कर दिया था, तब हम देखते हैं कई सारे नेवीज जो 7 वॉलेट्स थे उनके ऊपर अटैक करने जाते हैं। तो कई सारे नेवीज आए थे बगी के ऊपर अटैक करने के लिए, पर होता क्या है कि इसी टाइम पे सर क्रोकोडाइल अपना हफ्ता वसूली करने के लिए आता है, जहां पर वो कई सारे मरीन शिप को डुबा देता है। डैशबोर्ड भी उसके साथ ही था। तो क्रोकोडाइल पैसा मांगता है, जो पैसा बगी को उसने दिया था, बगी ने अपना बिजनेस उसी पैसे के जरिए से स्टार्ट किया था, वही क्रोकोडाइल मांग रहा था कि मेरा पैसा वापस दे। बगी बोलता है कि ये जो मैं बिजनेस चला रहा था, जैसा धंधा चला रहा था, वो एक लॉस मेकिंग एंटिटी और मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाया था, इससे तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो होता क्या है कि क्रोकोडाइल बेसिकली बगी का जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है उसको बेसिकली वो टेक ओवर कर लेता है। सर क्रोकोडाइल को पैसा इस वजह से चाहिए था या कैपिटल इस वजह से चाहिए था क्योंकि सर क्रोकोडाइल अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहा था, तो इस वजह से वो बगी से पैसा मांग रहा था। तो बगी गिड़गिड़ा के बोलता है कि मेरा तो बिजनेस ले ले, मैं तेरे साथ काम करूंगा, मैं तेरा जूता चाटने के लिए तैयार हूँ। तो बगी बहुत ही एक फनी स्टेट में यहाँ पर था। तो सर क्रोकोडाइल इवेंचुअली स्टार्ट कर देता है अपना ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए। हम देख रहे थे कि सर क्रोकोडाइल अपने ऑर्गेनाइजेशन में मीहॉक को भी शामिल करता है। वो मीहॉक को कॉल करके बोलता है कि अब देख तेरे पीछे से सारे मरीन्स आ गए हैं, तो अगर मैं और तू बेसिकली साथ में आते हैं तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको नोटिस करेंगे और हम लोग को बेसिकली उन लोग अवॉइड नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि मीहॉक बहुत ही एक चिल बंदा है, उसको एक सिंपल लाइफ बिताने का है, उसको ये सब सारी चीजें झंझट नहीं चाहिए, इस वजह से वो अपने आप को अलाइन करता है क्रोकोडाइल के ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो आगे चलते हुए क्योंकि बगी के जो मिनियंस है वो बगी को भगवान की तरह पूछते हैं, इस वजह से जब ये ऑर्गेनाइजेशन का पोस्टर छापने का बारी आया तब उन लोगों ने बगी को सेंटर पे रख के बेसिकली सब सारे जगह पे ये पूरा पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक तरीके से ये जो सर क्रोकोडाइल ने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम है क्रॉस गिल्ड, उसको बेसिकली लोगों को ऐसा लगा बगी को देख के कि बगी ने बेसिकली ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया और ये लीडर है, बगी लीडर है इस पूरे ग्रुप का। क्रॉस गिल्ड बहुत जल्दी से फेमस होने लगा था वन पीस की दुनिया में और गवर्नमेंट ने इसको नोटिस भी किया था क्योंकि क्रॉस गिल्ड्स बाउंटी डाल रहे थे मरीन्स के ऊपर, क्योंकि एक डायरेक्ट थ्रेट था वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। ये जो क्रॉस गिल्ड है ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली काइंड ऑफ अपोज कर रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट को। तो ये सब सारी चीजें देख के वर्ल्ड गवर्नमेंट नोटिस करता है और उनको समझ में आता है कि ये बहुत ही एक बड़ा थ्रेट है उनके लिए। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, वो सब सारे पोस्टर्स देख के, बगी के रेपुटेशन को देख के वर्ल्ड गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बगी द क्लाउन लीडर है क्रॉस गिल्ड का और बगी द क्लाउन के अंडर काम कर रहे हैं मीहॉक और सर क्रोकोडाइल। तो इस वजह से, इस पूरे मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, लक के वजह से, परसेप्शन के वजह से हमारा भाई बगी द क्लाउन बन जाता है यंको ऑफ द सीज। अब अगर मैं बात करूं कि करंट स्टेटस क्या है हमारे करंट यंकोस का, जो है शैंक्स, ब्लैक बियर्ड, लूफी और बगी द क्लाउन। तो शैंक्स बेसिकली हंट कर रहा है वन पीस को। हमने देखा था कि शैंक्स ने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिया है कि शैंक्स बेसिकली अभी वन पीस की तरफ जा रहा है। शैंक्स ने कैप्टन किड को कंप्लीटली एनाइलेट करके, हमने देखा था कि कैप्टन किड के पास से उसने पोनीग्लिफ्स ले लिया था, या प्रिंट जो था पोनीग्लिफ्स का वो उसने ले लिया था। तो अभी करंटली शैंक्स के पास 2 पोनीग्लिफ है। जो नॉन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से शैंक्स के पास 2 पोनीग्लिफ है, एक है वानो कुनी का और दूसरा है होल केक आइलैंड का, जो उसने ऑब्वियसली किड को वन शॉट करके लिया है। ब्लैक बियर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लैक बियर्ड ने लॉ के अगेंस्ट फाइट किया था और लॉ के अगेंस्ट फाइट करके ब्लैक बियर्ड के पास अभी 2 पोनीग्लिफ्स आ गया है। ब्लैक बियर्ड के पास जो 2 पोनीग्लिफ्स है वो है जो और वानो कुनी का। तो ब्लैक बियर्ड के पास जो का पोनीग्लिफ है और वानो कुनी का पोनीग्लिफ है। प्लस हम लोग क्वाइट वियर्डली ब्लैक बियर्ड को बोलते हुए देख रहे थे कि वो फुल आइलैंड आइलैंड को वो एक कंट्री बनाना चाहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर, वो बेसिकली उसको एक कंट्री बनाना चाहता है। मुझको पता नहीं कि वो एग्जैक्टली करके क्या अकॉम्प्लिश करना चाहता है, पर वो कैसे अकॉम्प्लिश करना चाहता है ये हमको पता है। हमने देखा है कि उसने गाप को कैप्चर किया है, तो वो उसको गाप को एज अ बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना चाहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को बेसिकली बैंड करने के लिए उसके विल के अगेंस्ट। लूफी के पोजेशन में 3 पोनीग्लिफ्स है, जो, होल केक और वानो कुनी का। ये 3 पोनीग्लिफ्स हमारे भाई लूफी के पास है और सबसे करीब अभी वन पीस के लिए पहुंचने के लिए हमारा भाई लूफी ही कंटेंडर है। लूफी को सिर्फ एक लास्ट पोनीग्लिफ चाहिए जिसको वो कनेक्ट करके फाइनल आइलैंड लाफ्टेल पे पहुंच पाए, हमारा जो वन पीस है उसको एक्वायर कर पाए। किंग ऑफ द पायरेट बनने के लिए सिर्फ उसको एक पोनीग्लिफ और चाहिए। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से रॉबिन भी एक टाइम पे बोल रही थी, हेकेड आइलैंड में एंटर करने से पहले रॉबिन बोल रही थी, लूफी यहाँ पर डिस्कस कर रहा था किस तरीके से क्या उसका ड्रीम है। तो रॉबिन यहाँ पर लूफी को बोल रही थी कि अगर लूफी को उसका ड्रीम अकॉम्प्लिश करना है या आसपास भी आना है तो उनको ये फाइनल पोनीग्लिफ को ढूंढना ही पड़ेगा और सबसे डिफिकल्ट है ये फाइनल पोनीग्लिफ को ढूंढना।
ढूंढना। ये बहुत लंबे समय से किसी को भी पता नहीं है कि ये जो फाइनल पोनिग्लिफ है वो कहाँ पर है, तो ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला है लूफी को फाइनल पोनिग्लिफ ढूंढने के लिए। ओडा ने रीडर्स को हिंट ये दिया है कि जो फाइनल पोनिग्लिफ है उसका लोकेशन या वो पोनिग्लिफ बेसिकली एसोसिएटेड है एक बंदे के साथ जिसको डिस्क्राइब किया है ओडा ने एज अ मैन मार्क्ड विथ फ्लेम। ये बंदा ब्लैक शिप में ट्रेवल करता है और जो कोई भी उसको अप्रोच करता है वो बेसिकली टॉर्नेडो में गिर जाता है या उसको अप्रोच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हमको पता नहीं है कि मैन मार्क्ड विथ फ्लेम कौन है, अभी तक किसी को भी आइडिया नहीं है कि मैन मार्क्ड विथ फ्लेम कौन है, पर ओडा ने ऐसा हिंट किया है कि ये बंदे के साथ एसोसिएटेड है फाइनल पोनिग्लिफ। बगी जो हमारा फाइनल एम्परर है उसके बारे में क्या ही बात करें, उसने डिक्लेयर किया है कि वो किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता है, तो वो उतना ही बस काफी है। ठीक है, तो मेरे भाई ये मेरा एक शॉर्ट ओवरव्यू था यंकोस के ऊपर। तुम्हारा ओपिनियन क्या है यंकोस के ऊपर, तुम कैसे महसूस करते हो यंकोस के ऊपर, तुम्हारा फेवरेट यंको कौन है? अगर तुमको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, डेफिनेटली डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट ऑन दिस चैनल। कमेंट करके डेफिनेटली तेरा ओपिनियन बता दे कि तू कैसे महसूस करता है ये पूरे टॉपिक को लेके। पर तू हमेशा याद रखे तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।